हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिज़िक्स का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं एज़ पर द न्यू सिलेबस। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम 7 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। टॉपिक सिंपल है लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, जो शब्द परिनालिका है वो आपके लिए एक नया शब्द है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परिनालिका क्या होती है। इंग्लिश में इसे सोलेनॉइड कहते हैं। यस, परिनालिका एक कुचालक बेलनाकार नलिका के ऊपर विद्युत रुद्ध तार लपेटे होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं परिनालिका, यानी इसके ऊपर तार लपेटे हुए हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी लंबाई की तुलना में काफ़ी कम है। यानी अगर आप इसको देखें तो इसकी लंबाई अधिक प्रतीत होगी। यानी इसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है इस बेलन की, और ये अगर हम लंबाई लें कैपिटल L, तो L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, सिग्निफिकेंटली लार्ज है, लंबाई ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ हम अनंत लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये स्थिति लागू हो रही है। इनफाइनाइट लंबाई का अर्थ है कि L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो क्या है ये? कुचालक नलिका। कुचालक नलिका है ये। जैसे चीनी मिट्टी की बनी हो सकती है, कार्डबोर्ड से बनी हुई हो सकती है। तो उसकी एक ट्यूब है, इसके ऊपर हम तार लपेट दें। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इसके ऊपर हम तार अगर लपेट देते हैं तो यह व्यवस्था कहलाती है परिनालिका। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस पर तार लपेट देते हैं, इसमें देखिए ये सिरा आपको उधर से आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट अगर हम बनाएं वो इस वीडियो में एक ही चीज़ को हमें फॉलो करना है। वैसे इसमें हम किसी भी प्रकार से तार को लपेट सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो किया गया है, क्योंकि हम इसके आगे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं, एम्पियर का नियम लागू करते हुए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो उसमें हमें एक विशेष डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो केवल उसी डायरेक्शन को लेते हुए मैंने इसके ऊपर तारों को लपेटा है, एक तार को इसके ऊपर लपेटा है। क्लियर है? अब इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, अब आप देख सकते हैं इन सिरों को देखिए और इन सिरों को देखिए। यहां पर तार ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये सिरे, तार कहां से आ रहा है? ऊपर की ओर, यूं, यानी धारा नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। और यहां देखें तो ये नीचे की ओर जा रही है। तो इसको हम डॉट से व्यक्त करते हैं ऊपर की ओर, ये व्यक्त कर रहा है ऊपर की ओर। और अगर हम यहां क्रॉस लगा दें तो ये व्यक्त कर रहा है नीचे की ओर। आप समझ रहे हैं? यानी इन पॉइंट्स पे ये ऊपर की ओर है और यहां पर ये नीचे की ओर है। धारा यानी नीचे से ऊपर की ओर आ रही है और यहां नीचे प्रवेश कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इससे ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो परिनालिका क्या है? एक कुचालक नलिका के ऊपर विद्युत रुद्ध तार लपेटकर प्राप्त जो व्यवस्था है उसे हम परिनालिका कहते हैं। ये इसकी संरचना है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, अगर आप देखें राइट हैंड जो रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उसके अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करते हैं। देखिए तार कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर,
नीचे से ऊपर की ओर आते हुए ये जो सिरा है यहाँ से तार नीचे जा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियों की तरह है, जिस प्रकार अंगुलियां मुड़ रही है उसी प्रकार से। तो इन वृत्ताकार चालकों के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ होगी? अंगूठे की दिशा में, इस प्रकार होगी। यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होता है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है। सिरों पर अलग होता है, परंतु अक्ष के अनुदिश अगर हम देखें अंदर परिनालिका में नियत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये है परिनालिका, और परिनालिका एक तरह से दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रही है, विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है ये, राइट। तो परिनालिका क्या है? एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव को व्यक्त करता है, राइट। और एक आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ हम आदर्श परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। इस परिनालिका के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन दंड चुंबक से इसकी तुलना की जाए तो दंड चुंबक में ऐसा नहीं होता। दंड चुंबक में चुंबक के पास भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एग्जिस्ट करता है। दंड चुंबक यानी एक बार मैग्नेट की बात करें जो प्राकृतिक अवस्था में हमें प्राप्त होती है NS, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब इसका सिरा कौन सा N होगा कि कौन सा S होगा? देखिए यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं कि जो परिनालिका है वो एक तरह से दंड चुंबक के तुल्य है, लेकिन कुछ अंतर भी है, थोड़ा सा अंतर भी है। वो अंतर ये है कि दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है, और इसके अंदर जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो स्ट्रेट होती है, परंतु दंड चुंबक में वक्राकार होती है, लिटिल बिट कर्वी होती है, राइट। तो यहाँ ये डिफरेंस है। ये पूछा जा सकता है एक बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में, यानी दंड चुंबक में और परिनालिका में क्या समानता है और क्या अंतर है। दोनों में कुछ डिफरेंस भी है और समानताएं भी हैं। समानताएं ये कि इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव है और इसमें भी एक दक्षिण ध्रुव है, और ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है इन हेलिकल पाथ्स में, कुंडलिनी की आकृति में हेलिकल पाथ्स जो बने हुए हैं उनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर अक्ष के अनुदिश नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सिरों पर अलग होता है, सिरों पर अक्ष पर जितना होता है उसका हाफ होता है, राइट। तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनालिका। अब हमें परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका उपयोग करते हुए एम्पियर्स लॉ का यूज़ करते हुए, एम्पियर का नियम उपयोग करते हुए हमें इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। तो इसमें बता दूं मैं, अगर जिस दिशा से हम देखें, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत, तो ये सिरा एन की तरह व्यवहार करता है, नॉर्थ पोल की तरह। और जिस सिरे को हम देखें कि क्लॉकवाइज हो, जिसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, वो एस की तरह व्यवहार करता है। ये तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये है दक्षिणावर्ती धारा। अगर आप जिस सिरे को देखें, अगर इसका एक सिरा क्लॉकवाइज है तो दूसरा सिरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि वृत्त को अगर हम देखें, एक सिरा अगर इस प्रकार से है, दूसरी साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कौन से होंगे? अब यहां देखिए, अगर इसको हम देखें तो इसका ये सिरा, धारा यूं निकल रही है और यूं प्रवेश कर रही है इस प्रकार से, और यहां से देखेंगे तो विपरीत हो रहा है। तो ये तो हो गया सिरा एन और ये हो गया एस।
तो ये सिरा n की तरह व्यवहार करता है और ये सिरा s की तरह व्यवहार करता है। ये दक्षिणावर्ती धारा है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, दक्षिणावर्ती। क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। दक्षिणावर्ती अगर धारा है तो ये साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और जो सिरा एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्ती है, वामावर्ती धारा अगर है तो आप देखेंगे वो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो परिनालिका से संबंधित पूछी जा सकती है और जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ आप एन से एंटी क्लॉकवाइज याद रखेंगे, एन से एंटी क्लॉकवाइज याद रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, वामावर्ती एक तरह से लेफ्ट हैंड इस प्रकार से और राइट हैंड इस प्रकार से, राइट हैंडेड दक्षिणावर्ती, लेफ्ट हैंडेड वामावर्ती। इस प्रकार से अगर आप देखें, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो ये दक्षिणावर्ती धारा में ये दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और वामावर्ती धारा में ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है? और ये दोनों साइड्स एक ही वृत्त को अगर आप इधर से देखें और इधर से देखें, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ होता है। और हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा को एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अगर ये सिरा n है तो ये s होगा, या ये s है तो ये n होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से तो ये n, और इधर अगर हम देखें इस प्रकार से धारा यूं आ रही है और यूं जा रही है तो ये हो गया साउथ। क्लियर है? तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब एम्पियर का नियम लागू करते हुए हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं इस परिनालिका में। देखिए यहाँ पर आपको जो बताया गया उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, केवल यहाँ परिनालिका की परिभाषा को याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि परिनालिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और परिनालिका का व्यवहार थोड़ा सा अलग किन परिस्थितियों में है? दंड चुंबक में बाहर B एग्जैक्टली 0 नहीं होता और आदर्श परिनालिका में B का मान एग्जैक्टली 0 लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष के अनुदिश होता है और ये परस्पर समांतर होती है, वक्र नहीं है यहाँ पर। परंतु दंड चुंबक में अंदर जो बल रेखाएं हैं वो वक्राकार होती है। क्लियर है? तो ये था परिनालिका का डिस्क्रिप्शन। अब हम इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए। देखिए, एम्पियर का नियम जब भी हम उपयोग करते हैं उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एम्पियर का नियम उपयोग करने के लिए हमें एक बंद पथ की आवश्यकता होती है। देखिए, अब हम जो बंद पथ ले रहे हैं ये परिनालिका है, और इसमें ये तार ऊपर की तरफ, और यहां अगर हम देखें ये तार नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? यहां से तार निकल रहा है और इसमें से आ रहा है, राइट? ये हम परिनालिका को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से। बाहर B का मान हम ले रहे हैं 0। देखिए, अब इस परिनालिका के लिए हम एक आयताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं। ये P Q R S,
PQRS। क्लियर है? ये दिशा है B की दिशा। क्लियर? अब इस बंद पथ के लिए हम एम्पियर का नियम लागू करते हैं। मान लीजिए इस आयताकार बंद पथ की जो लंबाई है वो x है, ये जो दूरी है वो x है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये कितनी लंबाई है। यहां इसको चाहें तो y ले सकते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है x। और इस दी गई परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n। ये जो परिनालिका है उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में फेरे बराबर स्मॉल n। और अगर कुल फेरों की संख्या n है और इसकी कुल लंबाई l है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कुल फेरों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल लंबाई के तुल्य है। क्लियर है? अब हम इस दूरी की बात कर रहे हैं, इसमें से कितनी विद्युत धारा गुजर रही है। एम्पियर का नियम लगाने पर, बंद पथ PQRS के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। जो परिनालिका हमें दी गई है उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। एम्पियर के नियम से बंद पथ B डॉट DL इक्वल्स टू समेशन म्यू नॉट समेशन I। इस बंद पथ से कितनी धारा गुजर रही है, इस बंद पथ से जो धाराएं गुजर रही है उनका हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। यस, तो ये बंद पथ किन किन पथों से मिलकर बना हुआ है? PQ, QR, RS, SP। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं B डॉट DL, P से Q, Q से R, B डॉट DL, R से S, B डॉट DL और S से P, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। देखिए ये जो बंद पथ है PQRS चार पथों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर हमने चारों पथों को अलग अलग लिख दिया। अब देखिए यहां पर जो B है, अंदर B का मान हम B ले रहे हैं और DL जो है वो भी इसी दिशा में है। यहां देखिए DL भी इसी दिशा में है और B भी इसी दिशा में है। तो इस केस के लिए PQ पर थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। B और DL के मध्य कोण इस दिशा में, DL भी इसी दिशा में है जो परिसंचरण दिया गया है। देखिए इस प्रकार से इसी दिशा में B है और इसी दिशा में DL है, तो कोण हो गया थीटा इक्वल्स टू 0। इसके लिए देखते हैं DL इधर है और B इधर है, तो इसके लिए थीटा 90 डिग्री है और यहां पर B का मान 0 है। आपको बताया था परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? 0 और यहां थीटा फिर 90 है। तो उसके अनुसार हम लिखते हैं इन पथों को। देखिए यहां पर P से Q थीटा का मान 0 है तो B DL cos थीटा, थीटा का मान 0 है तो B DL, तो यहां क्या बचेगा? B DL बचेगा। P से Q B DL प्लस ये यहां पर थीटा 90 है तो B DL cos 90 0। यहां पर R से S, यहां B 0 है, B अगर 0 है तो ये पूरा पद 0। इस पे S से P, B की दिशा इधर है, थीटा 90 है तो ये भी 0 हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। तो हमारे पास P से Q B DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I बचेगा। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए समेशन I कितना है, यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा समेशन I का मान। समेशन I का मान जो है
वो धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, I हो गया, लेकिन इस बंद पथ से कितनी धारा गुजर रही है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए आपने इस प्रकार का परिसंचरण लिया है, इसमें जो धारा की दिशा है ये ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं ये धारा ऊपर की ओर निकल रही है। तो इसमें से कुल धाराएं कितनी हैं? देखिए ये लंबाई है x, और प्रत्येक फेरे से जो धारा गुजर रही है वो ऐड होगी। आपको बताया था सभी एक ही दिशा में है, ये सभी ऐड होंगी। जितने फेरे हैं इतनी दूरी में कितने फेरे होंगे? अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो x लंबाई में फेरों की संख्या होगी nx, तो nxi, ये फेरों की संख्या गुणा i। जैसे 1 2 3 4 5 है तो 5i, लेकिन यहां हम इसे किस तरह से देख रहे हैं? nx से। x लंबाई में जितने भी फेरे आ रहे हैं वो i से मल्टीप्लाई होंगे, तो nx फेरों की संख्या है, i से मल्टीप्लाई किया तो ये मान प्राप्त हुआ nxi। यस, अब देखिए इसको देखते हैं, b dl p से q इक्वल्स टू म्यू नॉट nx i। अब इस पे p से q अगर हम जाएं तो इस पे b का मान क्या है? नियत है, तो b को आप नियत रख लें, p से q dl इक्वल्स टू म्यू नॉट nx i। dl पथ की कुल लंबाई कितनी है? आप यहां से देखिए p से q की लंबाई कितनी है? x, तो आप यहां पर रख दें x, तो bx इक्वल्स टू म्यू नॉट nx i। x से x कैंसिल, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n i। अगर आप इसको लिखें इस प्रकार से, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n अपॉन l i। पहले हमने लिखा था n तो है कुल फेरों की संख्या और l है इसकी कुल लंबाई, तो वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा फेरे होंगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी b का मान उतना ही अधिक होगा, और i का मान जितना ज़्यादा होगा b का मान उतना ही अधिक होता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बायो सावर्ट लॉ में भी, तारा का मान जितना ज़्यादा होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होता है। यस, तो फाइनल जो हमारा सूत्र है वो ये है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni या b इक्वल्स टू म्यू नॉट n अपॉन l i। ये है सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश है। क्लियर है? तो अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र हम एम्पियर्स लॉ लागू करते हुए पढ़ चुके हैं। यस, आई होप इसको आप साथ साथ कवर कर रहे हैं, और हमारे जो सभी वीडियोस आएंगे अभी वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो एज़ पर द न्यू सिलेबस हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो आप भी इसमें साथ साथ पढ़ते रहें। थैंक यू।